स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। अपनी नई कहानी वर्दी का नशा का पार्ट दूसरा आज हम शुरू करेंगे। ये भी बहुत अच्छी कहानी है और डकैती वाली कहानी है देवराज चौहान की। तो चलिए बाकी बातें एपिसोड के एंड में। शुरू करते हैं वर्दी का नशा भाग 2। सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े पुलिस की कार में तीनों पुलिस वालों के साथ रतनवाल के बंगले पर पहुंचा। गेट पर खड़े दो दरबानों ने रोका और इंटरकॉम पर भीतर बात की, फिर उन्हें भीतर जाने दिया। भीतर हॉल ड्राइंग रूम में पहुंचते ही उनका सामना 65 वर्षीय रतनवाल से हुआ। गाड़े रतनवाल को पहचानता था। गुड आफ्टरनून सर, गाड़े ने सिर हिलाकर कहा। मैं सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े, आपके घर में हुई चोरी की इन्वेस्टिगेशन। अब उसकी जरूरत नहीं, वो रतनवाल ने गंभीर स्वर में कहा। हमारा पैसा हमें घर में ही पड़ा मिल गया। ओह, तो चोरी किसने की? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये मामला यहीं खत्म कर दो। मामला खत्म कर दे? ये कैसे हो सकता है? पुलिस को जब तक चोर ना मिले तब तक मुझे चोर की जरूरत नहीं है। लेकिन पुलिस को तो है सर। चोर को ढूंढ निकालना हमारी जिम्मेवारी है। रतनवाल ने शांत निगाहों से गाड़े को देखा और कह उठा। तुम इस बात की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हें नोट दूं, तभी तुम जबरदस्ती चोर पकड़ने। ये क्या कह रहे हैं सर? मन ही मन बौखलाता गाड़े कह उठा। मैंने क्या रिश्वत मांगी? रिश्वत मांगी नहीं जाती। हालात ऐसे बनाए जाते हैं कि सामने वाला रिश्वत दे, परंतु मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। मैंने कहा ये मामला खत्म तो ये खत्म। कमिश्नर साहब से अभी बात करता हूं। ठीक है सर, गार्डन ने जल्दी कहा। आप चाहते हैं तो पुलिस इस मामले को यहीं बंद कर देती है। सॉरी। रोशन गार्डे तीनों पुलिस वालों के साथ बंगले से बाहर आ गया। सर, रतनवाल चोर को क्यों नहीं पकड़ना चाहता? कांस्टेबल ने पूछा। मुझे क्या पता, गार्डे ने बात टाल दी। यहाँ सादे कपड़ों में पुलिस वाले नजर रख रहे हैं। उनके काम की अब कोई जरूरत नहीं। उन्हें बुला लो। कार के साथ कार में साथ ही ले जाते हैं उन्हें। देर मत लगाना। मुझे इंस्पेक्टर साहब के पास जंगल में उस खंडर पर जाना है जहां खजाना मिला है। अगला दृश्य। पुलिस स्टेशन पहुंचकर सब इंस्पेक्टर गाड़े ने पीली पल्सर उठाई और पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। कुछ आगे आकर उसने पल्सर रोकी और मोबाइल निकालकर बंसी का नंबर मिलाया। हेलो, बंसी की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान का पता किया? गाड़े ने पूछा। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस देवराज चौहान जैसे डकैती मास्टर को नहीं ढूंढ पाती तो बंसी कैसे ढूंढ लेगा? तो तू मेरा काम नहीं करेगा। मैंने तो पहले ही बोला था कि ये काम मेरे बस से बाहर का है, फिर भी आदमियों को काम पर लगा दिया है। तूने मेरा ये काम नहीं किया तो फिर मैं तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। तेरे किसी काम नहीं आऊंगा, गार्डे ने सख्त स्वर में कहा। अब कोशिश तो कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। डकैती मास्टर को ढूंढ लेना आसान होता तो उससे फोन पर मेरी बात हो जाए तो भी मेरा काम चल जाएगा। पहले वो मिले तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरे आदमी उसे ढूंढ पाएंगे। काम करके दिखा, गार्डे ने आवाज तेज की। ये जरूरी काम है मेरे लिए। इसके साथ ही उसने फोन बंद करके जेब में रखा और पल्सर को आगे बढ़ा दिया। अगला दृश्य। सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े जंगल में स्थित खंडरों के पास पहुंचा। शाम के 6 बज रहे थे। सूरज पश्चिम की तरफ पूरी तरह खिसक चुका था और पीली धूप फेंक रहा था। गर्मी थी। आज हवा भी नहीं चल रही थी। वहां पर जगह जगह हथियारबंद पुलिस वाले फैले हुए थे। गाड़ी ने मोटरसाइकिल पुलिस की गाड़ियों के पास खड़ी की और खंडरों की तरफ बढ़ गया, जो कि सामने ही नजर आ रहे थे। आगे किसी भी वाहन को जाने की इजाजत नहीं थी। गाड़ी पुलिस की वर्दी में था, इसलिए उसे किसी ने भी रोकने की चेष्टा नहीं की। गाड़ी की नजरें वहां के माहौल को परख रही थी। जब से खजाना मिला था वो यहाँ पहली बार आया था। क्योंकि इंस्पेक्टर नाडा को यहाँ दिन रात काम संभालना पड़ रहा था, ऐसे में नाडा ने उसे पुलिस स्टेशन के सारे काम सौंप दिए थे। परंतु अब नाडा ने स्वयं ही उसे यहाँ आकर काम में हाथ बटाने को कहा था। गाड़ी की नजरें नाडा की तलाश पर थी, जबकि हर तरफ खाकी वर्दियां ही नजर आ रही थी। गार्डे ने एक पुलिस वाले से इंस्पेक्टर नाडा के बारे में पूछा तो पता चला कि वो कुछ देर पहले ही
खंडरों के भीतर गया है। गाड़े खंडरों की तरफ बढ़ गया। खंडरों के आसपास गाड़े को टेंट लगाए सादे कपड़े वाले लोग भी दिखे, जो कि पुरातत्व विभाग और एक्सपर्ट्स थे पुरानी चीजों के। गाड़े वहां पहुंचा जहां खंडरों से नीचे सीढ़ियां जा रही थी। दो हथियारबंद पुलिस वाले वहां मौजूद थे। उन्होंने गाड़े को रोक लिया। आप भीतर नहीं जा सकते। क्यों? गाड़े ने उन्हें देखा। भीतर वही लोग जा सकते हैं जिनकी पहचान हमें करा दी जाती है। आपको पहली बार देखा है। मैं इंस्पेक्टर नाडा का सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े हूँ, और इंस्पेक्टर साहब ने यहाँ मुझे बुलाया है। आपको यहीं पर इंतजार करना होगा। इंस्पेक्टर नाडा अभी भीतर गए हैं। उन्हें खबर भिजवा दो कि सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े आया है। तभी पुरातत्व विभाग का एक आदमी भीतर जाने को हुआ तो पहरेदार पुलिस वाले ने उससे कहा, सर, इंस्पेक्टर नाडा को खबर दे दें कि सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े उनसे मिलने आए हैं। जरूर, कहने के साथ ही वो आदमी सीढ़ियां उतरते भीतर प्रवेश कर गया। गाड़े वहां से 10 कदम दूर हटा और अपनी कमर पर हाथ रखे टहलने लगा, जबकि उसने उसकी नजरें यहाँ के हर काम को देख रही थी, सब इंतजामों को समझ रही थी। वो दोनों पुलिस वाले मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। खजाने के पास हर किसी का जाना संभव नहीं था। खास लोग ही भीतर जा पा रहे थे। 15 मिनट बाद इंस्पेक्टर चेतन नाडा भीतर से बाहर निकला। तुम आ गए गाड़े? नाडा उसकी तरफ बढ़ता कह उठा। मैंने तो कहा था रतनवाल का मामला निपटाकर ही। वो मामला निपट गया है सर। रतनवाल का कहना है कि सारी दौलत जो चोरी हुई थी वो उसे घर पर ही पड़ी मिल गई, और अब मामला आगे बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं है उसकी। चोरी में उसके घर का ही सदस्य रहा होगा। तो मेरा शक सही था। चोरी में छोटी बहू का हाथ हो सकता है। तभी रतनवाल ने मामला बंद कर देने को कहा। वो खत्म काम वो काम खत्म होते ही मैं यहाँ आ गया। ठीक किया। यहाँ सब कुछ संभालने में मुझे समस्या आ रही है। तुम या मेरे काम में हाथ बटाओ। पुलिस स्टेशन के काम वो मैं सब इंस्पेक्टर राम हेगड़े के हवाले कर आया हूँ। तुम सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो। वैसे तो सब ठीक है, पर विनय बरूटा यहाँ पर हाथ मारने की कोशिश में है। कोई खास बात? हाँ, विनय बरूटा हमारे मुखबिर शिवलाल तौड़े के पास गया था। उसे 100 करोड़ देने का लालच दिया कि मुझे तैयार कर ले कि मैं डकैती में उसकी सहायता करूं। मैंने मना कर दिया। उसके बाद विनय बरूटा का फोन मुझे आया। मुझे तैयार करने की कोशिश की। लगता है विनय बरूटा कुछ करके रहेगा। इंस्पेक्टर चेतन नाडा गंभीर स्वर में बोला। रोशन गाड़े सतर्क हो चुका था। विनय बरूटा कैसा डकैती मास्टर है सर? गाड़े ने पूछा। 2-4 बार इसका नाम सुना है सर, गाड़े ने कहा। यहाँ बहुत पक्के इंतजाम है। विनय बरूटा ने कुछ करने की चेष्टा की तो मरेगा। वो तो मैं भी जानता हूँ। मैं वो खजाना देखना चाहता हूँ सर। आओ भीतर चलो, देख लो, नाड़ा कहते हुए वापस पलटा। ये पुलिस वाले तो मुझे भीतर जाने नहीं देते, गाड़े मुस्कुरा कर बोला, और उसके साथ चल पड़ा। अब जाने देंगे। मेरा ही ऑर्डर है कि सिर्फ उन्हीं को भीतर जाने दिया जाए जिनकी पहचान मैंने करा रखी है। 4 दिन पहले कमिश्नर साहब आए थे तो इन्होंने उन्हें भी रोक लिया था। इंस्पेक्टर नाड़ा और सब इंस्पेक्टर उन दोनों पुलिस वालों के पास पहुंचे जो पहरे पर खड़े थे। नाड़ा उनसे बोला, सब इंस्पेक्टर गाड़े को पहचान लो। ये अब मेरे साथ ही काम करेगा, और यहाँ और मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोग इसकी बात मानोगे। यस सर। दोनों पुलिस वालों ने फौरन सिर हिलाया। आओ गाड़े। फिर इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा और गाड़े सीढ़ियां उतरते भीतर प्रवेश कर गए। हर सीढ़ी 1.5 फुट ऊंची थी और कुल 9 सीढ़ियां थी। रोशन गाड़े को सीढ़ियां उतरते गुम सा का एहसास हुआ। वो 14.5 फुट नीचे पहुंचा। नीचे पत्थरों का फर्श था, परंतु एकदम प्लेन नहीं था। कहीं से पत्थर थोड़ा सा उभरा हुआ तो कहीं से समतल। पहाड़ के पत्थरों से फर्श बनाया हुआ था। वहां भरपूर रोशनी थी। मोटे मोटे बल्ब जल रहे थे। छत कच्ची मिट्टी की थी। रोशन गाड़ी की निगाह हर तरफ घूम रही थी। वहां भी कई हथियारबंद पुलिस वाले यहाँ वहां पहरा देते दिखे। उनके अलावा करीब 50 आदमी और थे जो तरह तरह के कामों में व्यस्त थे। सीढ़ियां उतरते ही दाईं तरफ कतार में कमरे दिखाई दिए जिनके दरवाजे खुले हुए थे। गाड़े, नाड़ा बोला। यस सर, ये हैं वो कमरे जहां दौलत भरी मिली। और वो दौलत है कहाँ? गाड़े के होठों से निकला।
आगे बढ़ो, दिखाता हूँ। यहाँ पर जगह कम थी, जबकि उस सारी दौलत को सरकारी आदेश के मुताबिक पैक करके सरकारी खजाने तक ले जाना था। ऐसे में सारी दौलत को समेट कर यहाँ से आगे ले जाया गया है। वहां पर खुली जगह है। अभी तक इन 2 कमरों की दौलत को ही पैक किया जा सका है। गार्डे ने देखा 2 कमरों के खुले दरवाजे और भीतर कुछ भी नहीं था, जबकि बाकी के कमरे बंद थे और वहां पर नए ताले लगे हुए थे। बातों के दौरान वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। किस डिपार्टमेंट के लोग दौलत की देखरेख और पैकिंग में लगे हैं? गार्डे ने पूछा। पुरातत्व विभाग वालों के साथ सरकार के चंद बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हैं। 4 लोग वो लेबर हैं जो पेटियों को बंद करने में माहिर हैं। इंस्पेक्टर चेतन नाडा शांत स्वर में कह रहा था। सब काम ठीक से चल रहा है। उस दौलत की मुट्ठी भर के उन लोगों में से कोई जेब में डाल सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। चेतन नाडा मुस्कुराया। यहाँ से बाहर जाने से पहले तलाशी देनी जरूरी है। पुलिस वाले तलाशी लेते हैं और इस तरह लेते हैं कि छोटा सा मोती भी बाहर नहीं जा सकता। जरूरत पड़ने पर कपड़े उतार कर भी चेक किया जाता है। और पुलिस वालों की तलाशी कौन लेता है? पुलिस वाले? मतलब कि आप मेरी तलाशी लेंगे और मैं आपकी? चलते चलते चेतन नाडा ने गर्दन घुमाकर गाड़े को घूरा। गाड़े, ये गंभीर मामला है। मैं तुम्हें बता दूं कि कई जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। कोई गड़बड़ करने की भी मत सोचना, वरना वर्दी से हाथ धो बैठोगे। ये सिर्फ हमारे थाने का मामला नहीं है। इस मामले में हमें पूरी ईमानदारी बरतनी है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा सर। जो समझा रहा हूं सिर्फ वो समझो और यहाँ ईमानदारी से चलो। इस विश्वास पर ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है कि तुम शराफत से यहाँ ड्यूटी दोगे। कहीं मेरे थाने का नाम खराब मत कर देना कुछ खिसका के। सीसीटीवी कैमरे, मैं बच्चा नहीं हूं सर, और आपकी पूरी बात समझ रहा हूं। कमरों के आगे का रास्ता उन्होंने पार किया। जिन कमरों पर ताले हैं उनमें से दौलत नहीं निकाली गई? गार्डे ने पूछा। अभी नहीं, धीरे धीरे पैकिंग का काम चल रहा है। आज रात तक 2 कमरों में मिली दौलत पेटियों में पैक कर ली जाएगी। उसके बाद कल सुबह तीसरे कमरे से दौलत निकालकर इस हॉल में रखी जाएगी। उसे पैक किया जाएगा। अभी तक तो हर कमरे से मिली दौलत को अलग अलग रखा जा रहा है। ऐसा क्यों? पता नहीं। जो ऊपर से ऑर्डर आया है वैसा ही हम कर रहे हैं। सारे कमरे खोलकर देख लिए गए हैं? हाँ, सब दौलत से ठसाठस भरे हैं, पूरी तरह। जब मैंने पहले पहल कमरा खोला था तो आंखें फाड़े देखता रह गया। उस वक्त रोशनी का इंतजाम नहीं था। ये सारी जगह सीलन जैसी स्मेल दे रही थी, परंतु उस अंधेरे में हीरे पन्ने जबरदस्त चमक मार रहे थे। सब इंस्पेक्टर रोशन गार्डे ने गहरी सांस ली। 9 कमरों की कतार को उन्होंने पार किया। जब वो आगे की तरफ पहुंचे तो खुद को काफी बड़े हॉल में पाया। हॉल में जगह जगह मोटे गोल पिलर जैसे खंभे खड़े थे। हॉल का फर्श भी पहले के फर्श जैसा था। पहाड़ी के पत्थरों को काट छांट कर सपाट करके फर्श पर बिछाया गया था। छत पर भी पत्थर लगे नजर आ रहे थे। वहां पर भी बल्बों का तीव्र प्रकाश फैला था और हॉल के फर्श पर प्लास्टिक की शीट बिछाई गई थी, जिन पर छोटे छोटे कई ढेरों हीरे पन्ने जवाहरात पड़े चमक मारकर आंखें चुंधिया रहे थे। एक तरफ सोने के आइटमों का ढेर लगा हुआ था। हीरे पन्ने जड़ित सोने के मुकुट, आभूषण, सोने की मोटी जंजीरें, बड़े बड़े हार और भी न जाने क्या क्या आइटमें थी। कई हीरे पन्ने तो सतरंगी रोशनी मारकर चमक फेंक रहे थे। रोशन गाड़ी हक्का बक्का सा खड़ा देखता रह गया। वहां पर 40 से ज्यादा लोग थे। हीरों, पन्नों, जवाहरातों और सोने को अलग अलग करके रखा गया था। उनकी पैकिंग अलग अलग हो रही थी। पेटियां बंद करने की ठक ठक वहां आवाज गूंज रही थी। 4 लोग पेटियों को बंद करने का काम कर रहे थे और 6 लोग उन पर निगरानी रखे हुए थे। कुछ की ड्यूटी उस दौलत को ठीक से पेटियों में रखने की थी। वो पेटियां तैयार करके देते तो चंद लोग पेटियां उठाकर पैक करने वालों के पास पहुंचा देते। सब काम बढ़िया ढंग से किया जा रहा था। तैयार हो चुकी पेटियों को एक दीवार के पास सटाकर रखा जा रहा था। गार्डे ने उन पेटियों को देखा। वो 2 फुट गहरी और 1.5 फुट चौड़ी थी। मजबूत लकड़ी की पेटियां थी वो। बेहद मध्यम सी आवाजें वहां से उठ रही थी। हेलो इंस्पेक्टर नाडा, एक व्यक्ति ने उसे आया पाकर देखा। बाहर कैसा चल रहा है सब कुछ? एकदम बढ़िया सर। मैं तो सुबह से बाहर ही नहीं गया, उसने कहा।
गाड़े दीवार के साथ सटी पेटियों को गिन चुका था। वो 42 थी। गाड़े की नजर हर तरफ जा रही थी। ये कौन है? वो व्यक्ति फिर बोला। पहले नहीं देखा? ये सब इंस्पेक्टर गाड़े हैं सर। ये भी अब मेरे साथ यहाँ रहेगा। गाड़े चेतन नाड़ा को एक तरफ लाकर बोला। सर, 2 कमरों की दौलत की 50 से ज्यादा पेटियां बन रही हैं। तो इस हिसाब से तो सारी दौलत की 500 से ज्यादा पेटियां बनेगी। 9 कमरों में दौलत मिली है सर। चेतन नाड़ा ने गाड़े को देखकर फिर गंभीर स्वर में कहा। अभी तो ये शुरुआत है। तुम पेटियां गिनते गिनते थक जाओगे गाड़े। बहुत ज्यादा दौलत है सर। हाँ, आखिर के 3 कमरों में दौलत ज्यादा है और वो कमरे भी बड़े हैं। ओह! गाड़े ने गहरी सांस ली, जैसे इस बात को हजम कर रहा हो। फिर तो दौलत 2000 करोड़ से भी ज्यादा होगी। अंदर की बात बताऊं? क्या सर? ये दौलत 25,000 करोड़ से ज्यादा की है। रोशन गाड़े हक्का बक्का इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा को देखता रह गया। गाड़े, नाड़ा उसकी हालत पर मन ही मन मजे लेता बोला। आप मजाक कर रहे हैं सर? 25,000 करोड़? हाँ, यहाँ मौजूद एक्सपर्ट कहते हैं कि ये उनका कम से कम अंदाजा है। बाकी तो पैकिंग के दौरान पता चलता ही जाएगा। लेकिन बाहर तो 2,000 करोड़ की दौलत मिलने की खबर। बाहर की खबर इतनी ही रहने दो। मैंने तुम्हें भीतर की खबर सुनाई है। गाड़े ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। ये तो बहुत बड़ा मामला है सर। सच में बहुत ही बड़ा है। तभी तो कहता हूँ कि सारा काम ईमानदारी से करो। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। कहते हुए गाड़े ने मुस्कुराने की चेष्टा की। नजरें घुमाओ और देख लो। परंतु गाड़े की निगाह चेतन नाडा पर टिकी रही। ये काम हम ईमानदारी से निपटाएंगे सर। मैं तुम्हें यहाँ के सारे काम समझा देता हूँ। कल सुबह से तुम मेरी तरह यहीं पर रहोगे और सब कुछ संभालोगे। जरूर सर। क्या ये लोग सारी रात ही काम करते रहते हैं? रात के 12 बजे तक ये काम करते हैं, उसके बाद रोक देते हैं और फिर सुबह 6 बजे काम शुरू कर देते हैं। इस रुके वक्त में ये लोग थोड़ी सी नींद ले लेते हैं। अभी कम से कम 15 दिन और लग सकते हैं दौलत को पेटियों में पैक करने में। गार्डन ने देखा एक आदमी मार्कर पेन से पेटियों पर कुछ लिख रहा है। तभी गाड़े का मोबाइल बजने लगा। हेलो। गाड़े ने बात की। मेरे रोमियो, आज। तभी पार्वती की आवाज कानों में पड़ी। रोमियो नहीं, देवदास, गाड़े कह गया, फिर सकपका कर चेतन नाड़ा के चेहरे पर निगाह मारी। नाड़ा माथे पर बल डाले उसे देखने लगा। मेरी पत्नी है सर। गाड़े ने दांत फाड़े। चेतन नाड़ा उसे उसी प्रकार देखता रहा। उधर से पार्वती कह रही थी। रोमियो हो या देवदास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो तो तुम ही। आज मैंने दूसरे बैंक में लॉकर ले लिया और घर में पड़े 7 लाख उसमें रख दिए। छोटा लॉकर ही मिला मुझे। मुझे लगता है वो जल्दी भर जाएगा। फिर बात करेंगे। मैं बोर हो रही हूँ। अभी बात करूँ ना? मैं ड्यूटी पर हूँ और इंस्पेक्टर साहब के सामने खड़ा हूँ। नाड़ा पर निगाह मारकर गार्डे ने कहा, जो खबर मुझे दे रही हो उसे बताने में ऐसी भी क्या जल्दी है? मैं घर आता तो। मैं बोर रह रही हूँ तो अपनी बहन से बात कर लो। वो नैनीताल गई है। उधर से पार्वती की आवाज आई। सुनो, हम भी नैनीताल चलें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पुलिस वाला नैनीताल जाकर क्या करेगा? तुम तुमने बच्चा पैदा कर दिया होता तो मैं बोर न होती। बच्चे में व्यस्त रहती। और गाड़े ने फोन बंद कर दिया। नाड़ा अभी भी उसे देख रहा था। मेरी पत्नी पार्वती थी सर। गार्डन ने जैसे अपनी सफाई दी। क्या कह रही थी? वो कुछ नहीं सर, घर की बात। तुम्हारे फोन से बाहर आती आवाज मैंने सुनी। उसने कोई लॉकर लिया है, 7 लाख उसमें रखा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? वो लॉकर नहीं, वॉकर की बात कर रही है। बच्चा नहीं हुआ है और वो कह रही थी कि वॉकर ले आई, उसके लिए 700। रोशन गार्डन ने स्वर को सामान्य बनाकर कहा। मैंने गलत सुन लिया होगा। नाड़ा मुस्कुराया। गार्डन ने सिर हिलाया और फोन जेब में रखता कह उठा। सर, पुलिस स्टेशन में कुछ काम बचा है। मैं 2-3 घंटों में उसे निपटाऊं। कल सुबह से मुझे यहाँ लगना है। सुबह 6 बजे यहाँ पहुंच जाना। यस सर। घर तो नहीं जा रहे? नहीं सर, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। चेतन नाड़ा ने सिर हिला दिया। आप मेरे को बाहर तक छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरे को तलाशी देनी पड़ेगी।
तलाशी दो। जो मैंने सिस्टम बनाया है वही चलेगा। वो मेरी भी तलाशी लेते हैं, इंस्पेक्टर नाड़ा ने कहा। ठीक है सर, गार्डे बोला, मैं सुबह 6 बजे हाजिर हो जाऊंगा। कहने के साथ ही वो पलटा और वापस उन्हीं कमरों की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलने से पहले सीढ़ियों के पास भीतर की तरफ खड़े पुलिस वालों ने उसकी तलाशी अवश्य ली। अगला दृश्य। बाहर अंधेरा हो चुका था। 8 सवा 8 का वक्त हो चुका था। खंडरों के आसपास भरपूर रोशनी हो रही थी। जगह जगह पुलिस वाले अपनी जगह पर खड़े ड्यूटी दे रहे थे। एक तरफ डिनर लेकर बड़ी सी वैन आ पहुंची थी और पुलिस वालों को खाना मिलना शुरू हो जाना था। रोशन गाड़े अपनी पीली पल्सर के पास जा पहुंचा। उसके चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। कुछ मिनट वो अपनी पल्सर के पास खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। नंबर लगा तो उधर से फौरन शिवलाल तौड़े की आवाज सुनाई दी। हेलो तौड़े। रोशन गाड़े शांत और धीमे स्वर में बोला। कैसा है तू? ओह छोटे इंस्पेक्टर साहब, सलाम साहब। सब ठीक चल रहा है? मेहरबानी है साहब आपकी। आज तेरी इंस्पेक्टर से क्या बात हुई? वो यूं ही साहब जी, बात तो कुछ भी नहीं थी। विनय बरूटा नाम का आदमी आया था मेरे पास। उसे पता था कि मैं पुलिस के लिए मुखबरी करता हूँ और इंस्पेक्टर साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। वो कहने लगा, खंडरों में जो खजाना मिला है वो उसे लूटेगा। खुद को डकैती मास्टर बता रहा था। उसने कहा कि मैं इंस्पेक्टर साहब को सहयोग देने के लिए राजी कर लूं तो वो मुझे 100 करोड़ देगा। मैंने बहुत कहा इंस्पेक्टर साहब मैंने बहुत कहा इंस्पेक्टर साहब ऐसी गलत बात नहीं मानेंगे, पर वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करूं। अब क्या करता साहब जी, मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात कर ली। मैं तो पहले ही जानता था कि इतनी बड़ी बेईमानी इंस्पेक्टर साहब वर्दी के साथ तो नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। विनय बरूटा तेरे पास पूछने नहीं आया? कल शाम को फोन आया था जब मैं दुकान बंद कर रहा था। मैंने उसे बता दिया कि इंस्पेक्टर साहब बहुत नाराज हुए ये बात सुनकर, तो उसने मेरे से इंस्पेक्टर साहब का फोन नंबर ले लिया। फिर उसके बाद तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मेरे से किसी ने बात नहीं की। तू क्या चाहता है? गार्डे ने गंभीर स्वर में पूछा। मैं क्या चाहूंगा साहब, मुझे इन बातों से क्या लेना देना? उधर से शिवलाल तौड़े ने कहा। तू 100 करोड़ नहीं कमाना चाहता? शिवलाल तौड़े की फौरन कोई आवाज नहीं आई। तौड़े साहब जी, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? 100 करोड़ कमाना चाहता है या नहीं? अब क्या जवाब दूं आपको? वैसे पैसा आता किसे बुरा लगता है, वो भी 100 करोड़ जैसा पैसा। समझदारी की बात की तूने, पर मैं आपकी बात नहीं समझा। अपनी ड्यूटी भी उधर ही लग गई है, खंडरों पर, दौलत पर। ओह, मैं विनय बरूटा से बात करके देखता हूँ। तेरे पास उसका फोन नंबर तो होगा? नहीं साहब जी, फोन नंबर नहीं। कल तेरे को फोन आया था उसका जब तू दुकान बंद कर। ओह, तौड़े की संभली आवाज आई। उसका फोन नंबर मेरे मोबाइल में आ गया होगा। निकाल वो नंबर, मैं तेरे को 5 मिनट में फोन करता हूँ। और सुन। जी साहब जी। ये बात तेरे मेरे बीच में है, इंस्पेक्टर साहब का इन बातों से कोई वास्ता नहीं। कहने की क्या जरूरत है साहब जी, मैं सब समझता हूँ। अभी वो नंबर नोट करके आपको बताता हूँ। रोशन गार्ड ने फोन बंद किया और बड़बड़ा उठा। देवराज चौहान नहीं तो विनय बरूटा ही सही। देवराज चौहान की तलाश में समय क्यों बर्बाद करूं? अगला दृश्य। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और गीले बादलों में हाथ फेरा। वो अभी अभी नहाकर निकला था और कपड़े पहनकर ड्राइंग रूम में पहुंचा तो आंखें बंद किए बैठे जगमोहन को देखा। शाम के 8:30 बज रहे थे। क्या सोच रहे हो? सोफे पर बैठता देवराज चौहान बोला। खंडरों में मिला खजाना। जगमोहन ने आंखें खोलकर देवराज चौहान को देखा। मुझे तो कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं हिम्मत हारने वाला नहीं, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान कश लेकर बोला।
जंगल में मौजूद खंडरों में पुलिस का तगड़ा पहरा है। वो किसी को भी वहां तक नहीं जाने दे रहे, पहले ही रोक लेते हैं। पुलिस हरदम वहां चौकस रहती है। इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा ने तगड़ा बंदोबस्त कर रखा है और कई बार खंडरों तक जाने की चेष्टा की, पर मुझे हर बार रोककर पीछे कर दिया गया। मेरा ख्याल है कि वहां पर काफी तगड़ा खजाना मिला है। 2,000 करोड़। 2,000 करोड़ तो कहा जा रहा है, परंतु दौलत ज्यादा की भी हो सकती है। कैसे कह सकते हो? ऐसे खजानों की आनन फानन कीमत नहीं आंकी जाती। बहुत वक्त लगता है पुरानी चीजों की कीमत को समझने में। हीरे, पन्ने, जेवरात, बेशकीमती मुकुट, सोने की जंजीरें, ऐसा बहुत कुछ है जो बेशकीमती होगा और बीते वक्त ने उन्हें और भी कीमती बना दिया होगा। वहां 9 भरे कमरे मिले हैं और कमरे भी सामान्य से बड़े हैं। ऐसे में उस दौलत की कीमत 2,000 करोड़ लगाना बेवकूफी होगी। वो कहीं ज्यादा कीमत की दौलत है। 4,000 करोड़? 4, 5, 6,000 करोड़ कुछ भी लगा लो, परंतु मेरी निगाहों में उसकी कीमत ज्यादा ही रहेगी। जगमोहन सोच भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। अगले 10-12 दिनों में वो दौलत सरकारी खजाने में पहुंच जाएगी। टीवी की खबरों के मुताबिक उस दौलत को लकड़ी की मजबूत पेटियों में पैक किया जा रहा है ताकि ले जाते समय और रखते उठाते समय दौलत को कोई नुकसान न पहुंचे। वो हमारे लिए दौलत को लकड़ियों की पेटियों में पैक कर रहे हैं, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। हम उस दौलत तक नहीं पहुंच सकते, मेरे ख्याल में उसे देख भी नहीं सकते। सुरक्षा के वहां तगड़े इंतजाम है। मैं 4-5 दिन वहां जाता रहा हूं। आज भी सारा दिन वहीं था, परंतु मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखा कि जिस पर चलकर दौलत तक पहुंचा जा सके। ये इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा मान जाता तो हमारी सारी समस्या हल हो जाती। वहां की सुरक्षा वही देख रहा है, जगमोहन बोला। तुम्हें उस पर फिर से कोशिश करनी चाहिए, देवराज चांद ने कस लिया। करूंगा। मैं आसानी से हिम्मत हारने वाला नहीं। मान लो अगर इंस्पेक्टर नाड़ा हमारा साथ देने को तैयार हो भी जाता है, तो हमारी ज्यादा सहायता नहीं कर सकेगा। वहां फैले पुलिस वालों को हटने का आदेश नहीं दे सकता। उसके ऑफिसर उस पर नजर रख रहे होंगे। नाड़ा अपनी मनमानी नहीं कर सकता। हम ये सोचकर चलें कि वो आधे पुलिस वालों को ड्यूटी से हटा भी देता है, तो भी 100 या 75 के आसपास पुलिस वाले वहां रहेंगे ही। नहीं, मुझे ये काम आसान नहीं लगता। नाड़ा हमारा साथ दे तो काम आसान है, जगमोहन ने कहा। वो कैसे? वो इस स्थिति में हमें अंदर बाहर के हालात बताएगा और हम हिसाब से अपने काम करने की योजना बनाएंगे। जरूरी तो नहीं कि हमने दौलत पर हाथ तब डालना है जब वो खंडरों के भीतर हो। हम तब भी दौलत पर हाथ डाल सकते हैं जब वो किसी वाहन पर सरकारी खजाने की तरफ ले जाई जा रही हो। तब तो हमें जरा भी मौका नहीं मिलेगा। देवराज चांद ने इंकार में सिर हिलाया। दौलत को जब यहां से ले जाया जाएगा तब सुरक्षा के और भी सख्त इंतजाम होंगे। सरकार या पुलिस वाले पागल नहीं है। उन्हें पता है कि कोई भी उस खजाने को पाने की चेष्टा कर सकता है। जगमोहन ने होंठ भींच लिए। ये काम आसान नहीं है। असंभव की लकीर तक ये कठिन काम है। मैं तो अंत तक कोशिश करूंगा कि हम कुछ कर जाएं इस मामले में। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं इंस्पेक्टर चेतन नाडा से मिलकर बात करूंगा कि तभी जगमोहन का मोबाइल बज उठा। उसने जेब से फोन निकालकर बात की। हेलो, विनय बरूटा साहब बोल रहे हैं? उधर से रोशन गाड़े का शांत स्वर कानों में पड़ा। जगमोहन फौरन सतर्क हो गया। विनय बरूटा का नाम तो उसने सिर्फ शिवलाल तौड़े और इंस्पेक्टर चेतन नाडा को बताया था, परंतु इस वक्त उसने जो आवाज सुनी थी वो उन दोनों में से किसी की नहीं थी। विनय बरूटा साहब ही है ना लाइन पे? गाड़े की आवाज पुनः कानों में पड़ी। तुम कौन हो? मैं सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े हूँ, इंस्पेक्टर चेतन नाडा का असिस्टेंट। तुम विनय बरूटा ही हो? जगमोहन ने एक निगाह देवराज चौहान पर मारी। देवराज चौहान नहीं जानता था कि जगमोहन ने शिवलाल तौड़े या इंस्पेक्टर चेतन नाडा के सामने विनय बरूटा कहकर खुद को परिचित किया था। हाँ, जगमोहन बोला। मेरा फोन नंबर तुम्हें कहां से मिला?
शिवलाल तौड़े के फोन से मिला। कल तुमने उसे 5-6 के बीच फोन किया था। मुझसे तुम्हें क्या काम? जो मतलब तुम इंस्पेक्टर से निकालना चाहते थे, उसी तरह मैं भी काम आ सकता हूँ। जगमोहन के होंठ सिकुड़े। शिवलाल तौड़े से मेरी बात करा? जगमोहन बोला। वो तो मेरे पास नहीं है। तो ये इंस्पेक्टर नाड़ा की चाल है मुझे गिरफ्तार करने के लिए? पागलों वाली बात मत करो, उधर से गाड़ी ने गंभीर स्वर में कहा। ये किसी की चाल नहीं है। मुझे पता चला है कि मामला क्या है, तो मैंने तुम्हें फोन कर दिया। तुमने शिवलाल तौड़े को 100 करोड़ देने की बात भी कही है। तौड़े ने मुझे सब कुछ बताया। मैं तैयार हूं। तुम जो चाहते हो उस पर बात चला लो। मुझे कैसे पता चले कि ये पुलिस की कोई चाल नहीं है? मैं तुमसे डील करने की कोशिश में हूं। तुम भी उस खजाने को चाहते हो और मैं भी। मैं अभी अभी उस खजाने को देख कर आ रहा हूं। क्या बढ़िया हीरे पन्ने हैं। क्या जबरदस्त चमक मार रहे हैं। मेरी तो बार बार आंखें चुधिया रही थी। कल सुबह 6 बजे से मेरी वहीं पर ड्यूटी लग रही है। बोलो, क्या इरादा है? जगमोहन चुप रहा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ये बात तुम पर भी लागू होती है और मुझ पर भी। हमें मिलकर ये काम करना चाहिए। मैं भीतर से काम करूंगा, तुम बाहर रहकर काम करना। योजना मैं नहीं बना सकता कि काम कैसे करना है। मैंने ऐसा काम पहले नहीं किया। तुम तो योजना बना ही लोगे। मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। आखिर हमने हर हाल में सफल होना है। जानते हो उस खजाने का मूल्य कितना आंका गया है? कितना? बरबस ही जगमोहन के होंठों से निकला। 25,000 करोड़ से ज्यादा। नहीं। जगमोहन हिल कर रह गया। ये तो अनुमानित मूल्य है खजाने का। रकम और भी बढ़ सकती है। ये भीतर की खबर है जो मैंने तुम्हें दी। खजाना पेटियों में बंद किया जा रहा है। उन हीरे पन्नों ने तो मुझे पागल कर दिया है। तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा। बाय गॉड, अंदर क्या शानदार नजारा था। उधर से गाड़ी ने गहरी सांस ली। जगमोहन होंठ सिकोड़े चुपचाप रहा। देवराज चौहान की निगाह जगमोहन पर थी। बोल। गाड़ी की आवाज पुनः आई। क्या इरादा है तेरा? बनता है प्रोग्राम? मेरे को वक्त दे। जगमोहन बोला। कितना? आधा घंटा। तो आधे घंटे बाद फोन करूं? मैं करूंगा। तेरा नंबर तो आ ही गया मेरे फोन में। आधे घंटे से देर मत लगाना। मैं तुम्हारे फोन के इंतजार में हूं। जगमोहन ने फोन बंद किया और देवराज चौहान से कहा, मैंने शिवलाल तौड़े को के सामने खुद को विनय बरूटा बताया था और ऐसा करके तुमने गलत किया। तुम्हें विनय बरूटा का नाम लेने की जरूरत नहीं थी। उस वक्त यही मन में आया तो कह दिया। अब क्या हुआ? देवराज चौहान ने पूछा। जगमोहन ने रोशन गाड़े के फोन के बारे में सब कुछ बताया। मतलब कि चेतन नाड़ा तैयार नहीं हुआ, उसका सब इंस्पेक्टर तैयार हो गया। हाँ, परंतु ये पुलिस की कोई चाल भी हो सकती है हमें फंसाने की। शिवलाल तौड़े को फोन करूं? जगमोहन ने तुरंत तौड़े का नंबर मिलाया। बात हो गई। हेलो। तौड़े। जगमोहन बोला। मुझे पहचाना? ओह, विनय बरूटा। ये तुम ही हो ना? शिवलाल तौड़े की आवाज आई। हाँ, मैं ही हूँ। इंस्पेक्टर नाड़ा से बात बनी कि नहीं? तो क्या फर्क पड़ता है, सब इंस्पेक्टर गाड़े से बात जमा लीजिए। मेरे ख्याल में तो वो ज्यादा काम आएगा। सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े? जी हाँ। कुछ देर पहले उसने तुम्हारा फोन नंबर भी मुझसे लिया था। वो इस काम के लिए तैयार है। मेरे से बात की थी उसने। तुम्हारे साथ मिलकर काम करने में उसे दिलचस्पी है। वो कुछ देर पहले खजाना देखकर भी आया था। मुझे बताई ये बात उसने। तभी से वो बेचैन हुआ पड़ा है। कल सुबह 6 बजे से उसकी वही ड्यूटी है। मेरी मानो तो रोशन गार्ड एक काम का पुलिस वाला है। नोटों की भाषा बहुत जल्दी समझता है। इस मामले में जो गाड़े कर सकता है वो नाड़े नहीं कर सकता। वो नाड़ा नहीं कर सकता। मैंने उसे तुम्हारी 100 करोड़ वाली बात भी बता दी जो तुमने मुझे देने को कहा था। लपक लो ये मौका। कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़े को सामने करके नाड़ा मुझे गिरफ्तार करने का चक्कर? राम का नाम लो विनय बरूटा। गाड़ा ऐसे कामों में हाथ नहीं डालता। वो सिर्फ वही काम करता है जहां से नोट मिले।
खामखा शक मत खाओ। गार्डे ने गिरफ्तारी वाली कोई बात की तो मेरी गर्दन पकड़ लेना। सोच लो, सब इंस्पेक्टर गार्डे को मैं जितना जानता हूँ को इतना जानता हूँ जितना वो खुद को भी नहीं जानता। उधर से शिवलाल तोड़े ने विश्वास भरे स्वर में कहा, मेरी गारंटी पर रोशन गार्डे का हाथ पकड़ लो, पूरी जान लड़ा देगा इस काम को पूरा करने में। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगा, मेरा 100 करोड़ मत भूलना। याद है मुझे, तुमने कहा था कि काम शुरू होने से पहले मुझे 2-4 लाख दे दोगे। वो अभी मुझे बहुत कुछ सोचना है, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगा। जगमोहन ने फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान को शिवलाल तौड़े की बातें बताई गई। एक बार हमें गाड़े से बात करके देखनी चाहिए, देवराज चौहान बोला। फोन करूं उसे? हाँ। जगमोहन ने रोशन गाड़े को फोन किया। जुबान के पक्के हो, आधे घंटे के भीतर ही फोन कर दिया। आग दोनों तरफ बराबर लगी है। उधर से गाड़े ने हंसकर कहा, इतनी भी आग नहीं है कि तुम उसे आग कहो। जगमोहन ने शांत स्वर में कहा, हमें मिलना चाहिए। मिलो मिलो, मैं तो खुद जल्दी से तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस वक्त कहाँ हूं? अभी अभी पुलिस स्टेशन पहुंचा हूं। नाड़ा वाले पुलिस स्टेशन? वही तो अपने वाला पुलिस स्टेशन है। 1 घंटे बाद पुलिस स्टेशन के बाहर ही मिलना। जगमोहन ने कहा, कोई चालाकी मत करना, मेरा खास आदमी तुमसे मिलेगा और तब मैं भी कहीं रहकर तुम पर नजर रखूंगा कि तुम कोई गड़बड़ तो नहीं करते। गड़बड़ कैसी? मैं तो हमसे कभी गेम मत करना, दोस्तों से मैं शराफत से पेश आता हूँ। जगमोहन का स्वर सख्त हो गया। तुम्हारे आदमी से क्या बात करनी है? तुम मिलते तो जैसा कहा है वैसा करो। तुम मेरी नजरों में कहीं नहीं थे, अचानक ही बीच में आ गए। मुझे अपनी तसल्ली कर लेने दो कि तुम आदमी सही हो या गलत। ठीक 1 घंटे बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकलना। मेरे आदमी से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी, बाकी बातें उसके बाद होंगी। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर रोशन गाड़े जरूरत से ज्यादा परेशान था। वो इस वक्त वो पुलिस स्टेशन में बैठा और बार बार उसकी निगाह दीवार पर लगी घड़ी की तरफ उठ रही थी। 10 से ऊपर का वक्त हो चुका था। जगमोहन का दिया घंटा पूरा होने में 15 मिनट बाकी थे अभी। मन में एक ही बात उछल रही थी कि वो विनय बरूटा से मिलना जा रहा है जो डकैतियां करता है। वो उससे खंडर से मिले खजाने पर डकैती डालने को कहेगा। यानी कि बात अब उसके मुंह से निकलकर पराई होने जा रही थी। क्या वो ठीक कर रहा है? क्या विनय बरूटा डकैती कर जाने का हौसला रखता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी दौलत पर हाथ मारा गया तो सरकार चुप नहीं बैठने वाली। पर उसे क्या, वो तो डकैती नहीं करेगा खजाने की, विनय बरूटा करेगा। उसकी वर्दी तो सलामत रहेगी। ऐसे सैकड़ों अंदेशे गाड़े के दिमाग में उछल कूद मचा रहे थे। पता नहीं क्या होगा। कुर्सी पर पहलू बदलता गाड़े बड़बड़ा उठा। दीवार पर लगी घड़ी को देखा। 1 घंटा पूरा होने में 12 मिनट अभी भी बाकी थे। तभी सब इंस्पेक्टर राम हेगड़े ने भीतर प्रवेश किया और अपनी टेबल संभालता कह उठा, खाली क्यों बैठे हो, कुछ काम कर लो। मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, गाड़े ने शांत स्वर में कहा। कल से तुम्हारी ड्यूटी इंस्पेक्टर साहब के साथ खजाने पर लग रही है, राम हेगड़े बोला। तुम्हें कैसे पता? आज दिन में जब इंस्पेक्टर साहब पुलिस स्टेशन आए थे तो मुझे कहा कि थाने के सारे काम कुछ दिन मैं देखूंगा। उन्होंने कहा कि रत्नाकर का मामला निपटाकर गाड़े मेरे साथ खंडरों में ड्यूटी देगा। गाड़े ने सिर हिला दिया। इंस्पेक्टर साहब तुम्हें मानते हैं तभी तो तुम्हें अपने आसपास ही रखते हैं। राम हेगड़े मुस्कुराया। वर्दी पहनकर जो भी काम करना है कानून के हक में करना है। गाड़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो तो है ही, हम खाकी नौकर हैं। और उसी पल गाड़े का मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर इंस्पेक्टर नाड़ा का नंबर आया देखकर बात की। सर, कहाँ हो? पुलिस स्टेशन में सर। क्या पता तुम घर में बैठे हो। और सब इंस्पेक्टर राम हेगड़े मेरे सामने बैठा है सर, बात कराऊं? गाड़ी सहज भाव से बोला। रहने दो, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि सुबह 6 बजे आओ तो मेरे लिए 2 नमकीन पराठे लेते आना। रात भर जागने से सुबह सुबह भूख लग जाती है। उधर से इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा का स्वर कानों में पड़ा। 2 पराठे कहाँ से लाऊं सुबह सुबह?
पालेकर से कह देना, वो तो पुलिस स्टेशन के पीछे के कमरे में ही रहता है, अपना खाना भी वहीं बनाता है। जी सर, समझ गया। उधर से नाडा ने फोन बंद करके रख दिया। गार्डे ने मोबाइल जेब में रखते ही दीवार की घड़ी पर वक्त देखा। अभी 5 मिनट बाकी थे। क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? सब इंस्पेक्टर राम हेगड़े ने पूछा। सुबह 2 पराठे लेकर आने को कहा है, पालेकर बना देगा। पालेकर की ड्यूटी कहाँ है? वो गश्त पर रहता है रात को, पर 3 बजे आकर सोता है। जब पालेकर आए तो बताना। गाड़े उठता हुआ बोला, मैं जरा बाहर टहल कर आऊं, शायद पेट ठीक हो जाए। सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। पुलिस स्टेशन सड़क पर ही था। सामने वाहन आ जा रहे थे। हेडलाइटों की रोशनी उस पर बार बार पड़ने लगी, परंतु गाड़ी की नजरें तो विनय बरूटा को तलाश कर रही थी, जिसे वो पहचानता नहीं था। वहीं खड़ा इधर उधर देखता रहा। 2 मिनट बीत गए कि फोन बजने लगा। हेलो। गार्ड ने मोबाइल निकालकर बात की। तो तुम ही हो जो अभी अभी थाने से बाहर निकले हो? जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। ओह, विनय बरूटा, तुम्हारे पास पुलिस कार या कोई मोटरसाइकिल है? उधर से जगमोहन ने कहा। पल्सर है, मोटरसाइकिल। ठीक है, मोटरसाइकिल पर क्रॉस रिवर की तरफ बढ़ो, और याद रखो हर पल अब से मेरे लोगों की नजर में हो तुम। अगर तुम कोई खेल खेल रहे हो मेरे साथ तो तुम बचोगे नहीं। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। फिर तो बढ़िया है। अब मोटरसाइकिल लेकर क्रॉस रिवर मॉल की तरफ जाना शुरू कर दो। गार्डन ने मोबाइल जेब में रखा और वापस पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पीली पल्सर उठाई और चल पड़ा। चंद पलों में ही उसकी पल्सर मोटरसाइकिल मध्यम गति से सड़क पर जा रही थी। अन्य वाहनों की हेडलाइटों की रोशनी में उसके जिस्म पर पड़ी खाकी वर्दी चमक रही थी। परंतु गाड़ी कुछ तनाव में था कि पता नहीं वो जो करने जा रहा है वो ठीक है या नहीं। इसका अंजाम क्या होगा? ऐसी बड़ी गड़बड़ का तो कभी सोचा भी नहीं था, परंतु रह रहकर वो मन को हौसला देता था कि सब ठीक हो जाएगा। 15 मिनट बाद वो क्रॉस रिवर मॉल पर जा पहुंचा था। अगला दृश्य। 30 मिनट होने को आ रहे थे। सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़ी को क्रॉस रिवर मॉल की पार्किंग में खड़े, पल्सर को एक तरफ खड़ा कर रखा था। रात के वक्त मॉल पर तगड़ी रौनक थी। लोगों का आना जाना बराबर लगा हुआ था। सामने ही आइसक्रीम पार्लर था, जहां बच्चों और औरतों की भीड़ आ जा रही थी। हर कोई आइसक्रीम खाता दिख रहा था। गाड़े मन ही मन झल्लाहट में था कि विनय बरूटा उससे मिलने में इतनी देर क्यों। मोबाइल बज उठा गाड़े का। हेलो। गाड़े ने फोन निकालकर बात की। मैंने जान लिया है कि तुम अकेले हो। और जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं अकेला हूं, कोई गड़बड़ नहीं हो रही। आइसक्रीम पार्लर के पास बेंच पड़े हैं, एक खाली बेंच पर बैठ जाओ। मेरा आदमी तुम्हारे पास आ रहा है। मैं वहां नहीं बैठ सकता, गाड़े ने कहा। वर्दी में इस तरह बैठकर किसी से बात करूंगा तो ठीक नहीं होगा। वर्दी का रौब भी रखना पड़ता है। उधर तगड़ी रोशनी है, कोई पहचान का पुलिस वाला भी मिल सकता है। 2 पल की खामोशी के बाद जगमोहन की आवाज पुनः आई। ठीक है, जहां हो वहीं रहो। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। गार्डे ने फोन जेब में रखा और गंभीर निगाहों से आसपास देखा। पार्किंग में लोग आ जा रहे थे, परंतु हर कोई अपने में मस्त दिख रहा था। उस पर किसी की नजर नहीं थी। 2-3 मिनट बीते कि पार्किंग के प्रवेश गेट की तरफ से कोई आता दिखा। सतर्क हो गया गाड़े कि कहीं वो ही तो विनय बरूटा का साथी नहीं। अभी वो 30-40 कदम दूरी पर था और इसी तरफ आ रहा था। कुछ पल और बीते कि गाड़े को भरोसा हो गया कि वो उसी के पास आ रहा है। गाड़े का दिल धड़क उठा। मन ही मन एक बात आई कि खजाने की डकैती की तैयारी शुरू होने जा रही है। आने वाला ठीक उससे 3 कदम की दूरी पर आकर रुका। वो देवराज चौहान था। वहां आइसक्रीम पार्लर की तरफ से आ रही बेहद मध्यम सी रोशनी में दोनों ने एक दूसरे को देखा। सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े? देवराज चौहान बोला। हाँ। तुम्हें विनय बरूटा ने भेजा है? गाड़े ने गंभीर स्वर में पूछा। यही समझो। वो खुद क्यों नहीं आया? हमें काम की बात करनी चाहिए। विनय बरूटा यहाँ होता तो ठीक से काम की बात भी हो जाती। अब तुमसे हमारे बीच एक गलत फहमी है, उसे दूर करके हमें बात करनी होगी। देवराज चौहान बोला।
कैसी गलतफहमी? ये मामला विनय बरूटा का नहीं है। विनय बरूटा हम में कोई है ही नहीं। मेरे दोस्त ने मजाक में शिवलाल तौड़े को अपना नाम विनय बरूटा बता दिया था। ये उसकी बेवकूफी थी। अब कभी भी वो ऐसा नहीं करेगा। उसका नाम जगमोहन है और मेरा नाम देवराज चौहान है। पुलिस वाले मुझे डकैती मास्टर के नाम से जानते हैं। रोशन गाड़े को जोर का झटका लगा। कई पल तो वो आंखें फाड़े उसे देखता रह गया। क- क्या कहा तुमने? तुम तुम डकैती मास्टर देवराज चौहान हो? हाँ, देवराज चौहान शांत स्वर में बोला। सच में? हाँ, जो हमारे बीच गलतफहमी थी वो मैंने दूर कर दी है। तो तुम जरा उधर रोशनी में चलो, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। अभी तक हवा खुश्क थी गाड़ी की। मुझे पहचानते हो? नहीं। तो मेरा चेहरा देखने का क्या फायदा? देवराज चौहान ने कहा। पुलिस स्टेशन में वांटेड लोगों की लिस्ट में डकैती मास्टर देवराज चौहान की भी तस्वीर है। अब तुम्हारा चेहरा देखकर पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर में तुम्हारी तस्वीर देखूंगा, ताकि मुझे तसल्ली रहे कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो डकैती मास्टर देवराज चौहान ही है। कहीं मेरे साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही। लाइट में चलो। देवराज चौहान और गाड़ी आइसक्रीम पार्लर की रोशनी की तरफ बढ़ गए। रोशन गाड़ी जबरदस्त उलझन का शिकार हो चुका था। वो तो खुद ही देवराज चौहान की तलाश में था कि अब विनय बरूटा के नाम की आड़ में देवराज चौहान सामने आ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था। आइसक्रीम पार्लर की रोशनी में पहुंचकर गाड़े ने देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखा। देवराज चौहान शांत था। तुम सच में डकैती मास्टर देवराज चौहान हो? धीमा स्वर था गाड़े का। हाँ। मुझे कैसे भरोसा हो कि तुम देवराज चौहान हो? पुलिस स्टेशन में मौजूद कंप्यूटर में दर्ज वांटेड लिस्ट में मेरी तस्वीर जरूर होगी। तुम्हें ऐतराज तो नहीं कि अगर मैं बातचीत से पहले वो लिस्ट देखना चाहूं? कोई ऐतराज नहीं, अगर तुम कोई चालबाजी नहीं करते तो। कैसी चालबाजी? हमें गिरफ्तार करने की चालबाजी। पागल मत बनो। अगर तुम वास्तव में देवराज चौहान हो तो हमारी दोस्ती पक्की होने वाली है। अगर देवराज चौहान नहीं निकले तो तुम्हारी खैर नहीं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही देवराज चौहान को तलाश करवाने की चेष्टा की थी, लेकिन तभी जाना कि विनय बरूटा इस मामले में दिलचस्पी ले रहा है तो वक्त की कमी को देखते हुए विनय बरूटा के साथ ये काम करने की सोच लिया। और अब विनय बरूटा से मिलते मिलते देवराज चौहान सामने आकर खड़ा हो गया है तो मेरा दिमाग खराब हो गया। शक तो उठना ही है। अपने शक को दूर कर लो। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अगर तुम सच में देवराज चौहान हो तो कहाँ मिलोगे अभी? पुलिस स्टेशन के बाहर ही मिलूंगा। पक्का? देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। मेरे पीछे पीछे आ रहे हो या? तुम चलो और हमें अपने पीछे ही समझो। हमें मतलब? वो जगमोहन जो मेरे से फोन पर बात करता था, वही। रोशन गाड़ी स्टैंड पर लगी पल्सर की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान को देखते ही देखते उसने पल्सर स्टार्ट की और पास से निकलता बोला, पीछे पीछे आ जाओ। अगला दृश्य। उसी पार्किंग के कोने में अंधेरे में शिवलाल तौड़े मौजूद था और सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े को देवराज चौहान के साथ मिलते देख रहा था। जब वो दोनों जुदा हो गए और गाड़े चला गया, फिर उसने देवराज चौहान को भी पैदल ही पार्किंग से बाहर की तरफ जाते देखा, तो तौड़े ने फौरन मोबाइल निकाला और नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी, फिर आवाज कानों में पड़ी। बोल तौड़े। सब इंस्पेक्टर गाड़े क्रॉस रिवर मॉल में किसी से मिला? तौड़े बोला। फासला रखकर देवराज चौहान के पीछे चल पड़ा था। किससे? मैं उसे नहीं जानता, पर देखने देखते ही पहचान लूंगा। उसकी फोटो खींच के मुझे दिखा। फोटो? वो कैसे? मोबाइल का जमाना है, हर फोन में कैमरा है। मौका देखते ही 5-7 तस्वीरें ले ले, उसमें से एक तो साफ आएगी। ठीक है। अब क्या पोजीशन है? 5-7 मिनट ही वो मिले, फिर गाड़ी मोटरसाइकिल पर चला गया। मैं उसके पीछे हूँ जिससे वो मिला है। ठीक है। उसका पता ठिकाना जान ले, तस्वीर उतार के मुझे दिखा। पूरी रिपोर्ट मुझे देते रहना। बढ़िया। दौड़े देवराज चौहान के पीछे पार्किंग से बाहर आ गया और एक कार की तरफ बढ़ते देखा देवराज चौहान को तो फोन पर कहा, फोन बंद करता हूँ, वो अपनी कार में बैठने जा रहा है।
शायद कार में एक और भी है जो स्टीयरिंग सीट पर बैठा है। मेरा स्कूटर पास ही है, मुझे उनके पीछे जाना है। बाकी बातें बाद में बताऊंगा। अगला दृश्य। सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े 10 मिनट में ही पुलिस स्टेशन से बाहर आ पहुंचा। वो बहुत बेचैन दिख रहा था। उसकी निगाह आसपास घूमी, देवराज चौहान की तलाश में कि फोन बजा। हेलो। गार्डे ने जल्दी से फोन निकालकर बात की। तसल्ली हो गई? देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। बाई गॉड, तुम तो सच में डकैती मास्टर देवराज चौहान हो। तभी एक कार पास में आकर रुकी। कार में आ जाओ। फोन द्वारा गार्डे के कानों में देवराज चौहान की आवाज पड़ी। ये तुम हो? हाँ। अभी लो। कहने के साथ ही गार्डे ने फोन जेब में रखा और आगे बढ़कर कार के पास पहुंचा। तभी कार का पिछला दरवाजा खुल गया। गाड़ी कार में प्रवेश कर गया। दरवाजा बंद कर दिया। जगमोहन ने कार आगे बढ़ा दी। गाड़ी ने अपने साथ देवराज चौहान को बैठे पाया तो मुस्कुरा कर बोला, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि मैं देवराज चौहान के साथ, डकैती मास्टर के साथ बैठा हूं। कसम ले लो, तब मैंने तुम्हें ही याद किया था जब खंडरों में मिली दौलत पर हाथ मारने की सोची। मैंने अपने आदमी बंसीलाल को तुम्हारी तलाश पर भी लगा दिया था, लेकिन तुम्हें ढूंढना कहाँ आसान है। तभी विनय बरूटा का नाम सामने आया तो मैंने उसे ही इस काम में ले लेने की सोची। इतना वक्त ही कहाँ था कि तुम्हारी कोई खबर ढूंढ पाता, और अब तो तुम खुद ही मेरे सामने आ गए। भगवान से कुछ और मांगा होता तो वो भी मिल जाता। तुम जैसे काबिल डकैती मास्टर दूसरा नहीं है। ये काम तुम ही कर सकते हो। अब मैं खुश हूं कि ये काम सही बंदे के हाथों में है। कंप्यूटर में तुम्हारी बहुत पुरानी तस्वीर दर्ज है, सालों पुरानी, परंतु उस तस्वीर द्वारा तुम्हें पहचानने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि तुम्हें ताजा ताजा देखकर कंप्यूटर की तस्वीर देखी। सच में मैं हैरान हूं कि तुम अचानक मेरे सामने आ गए। खुश हो? कार ड्राइव करते जगमोहन बोला। बहुत। मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। तुम जगमोहन हो, है ना? तुम ही शिवलाल तौड़े से मिले थे। गाड़े बहुत खुश दिख रहा था। हाँ। तुमने भी कमाल कर दिया। खुद को विनय बरूटा बता डाला। तब मैं चक्कर में पड़ गया कि जब देवराज चौहान ने मुझे बताया कि वो डकैती मास्टर देवराज चौहान है, गाड़े कह रहा था, तब दो पल के लिए तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे फंसाने जा रहा है। आजकल कोई भरोसा नहीं, कब कोई शिकायत कर दे। वर्दी पहनकर गड़बड़ करोगे तो शिकायतें तो होंगी। भाई जगमोहन, वर्दी की आड़ में सब कुछ करना पड़ता है। जब तक ही वर्दी जिस्म पर है तभी तक ही अकड़ है, उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं। वर्दी के होते जितना माल इकट्ठा हो जाए वो भी कम है। क्या सभी वर्दी की आड़ में ऐसा करते हैं? जगमोहन बोला। सब कहाँ। कई तो बेवकूफ होते हैं जो कि रिश्वत का पैसा लेना हराम समझते हैं। 10,000 भी रिश्वत का आ जाए तो हाथ पांव कांपने लगते हैं उनके। दो चार ही मेरे जैसे होते हैं जो नोट बना लेते हैं वर्दी के होते। मुस्कुरा रहा था गाड़ी। तो अब मोटे माल पर हाथ मारने की तैयारी में हो। देवराज चौहान की मेहरबानी रही तो। गाड़ी ने कार के भीतर के अंधेरे में देवराज चौहान पर निगाह मारी। काम की बात शुरू करें? देवराज चौहान ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रोशन गाड़े तुरंत सिर हिलाकर बोला। वहां के सारे हालात बताओ कि। बाई गॉड देवराज चौहान, रोशन गाड़े आंखें फैलाकर कह उठा। मैंने शाम को ही वो खजाना देखा है। खजाना क्या, उसका थोड़ा सा हिस्सा ही देखा था। क्या हीरे पन्ने चमक मार रहे थे। आंखें रह रह कर बंद हो रही थी। बेशकीमती माल है वो। पुराने हीरे पन्ने और जवाहरात हैं। पुराना सोना है, एकदम खालिस। मैं तो पागल। ये काम की बात नहीं है। गाड़े छिटका। फिर संभल कर बोला, तो क्या काम की बात है? तुमने क्या सोचा है कि हम वहां कैसे सफल हो सकते हैं? रोशन गाड़े खामोश हो गया। तुम उस जगह के बारे में ज्यादा जानते हो, मैं वहां पास नहीं जा सकता। तुम बता सकते हो कि कैसे? अब क्या बताऊं तुम्हें? क्यों? मैं नहीं सोच सकता कि तुम वहां डकैती कैसे करोगे। ये काम मेरा नहीं है। गाड़े का एक बेचैन उठा। मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया। छोटे मोटे कामों में रिश्वतें ही लेता हूँ। ये तो तुम्हें ही सोचना होगा। मतलब कि तुम कोई योजना बनाने के काबिल नहीं हो? देवराज चौहान बोला। नहीं। गाड़े ने सिर हिलाया। ये काम मेरा नहीं है। तुम्हें तो योजना बनानी आती होगी कि कैसे काम होगा। वहां के हालातों को जाने बिना योजना बनाई नहीं जा सकती। वहां का सब कुछ तो मैं बताऊंगा तुम्हें। बताओ।
वहां 150 पुलिस वाले हर वक्त पहरा देते हैं। पुलिस वालों की 12-12 घंटे की ड्यूटियां होती हैं। रात भर पहरा दे रहे 150 पुलिस वालों की जगह सुबह 6 बजे नए पुलिस वाले आकर लेते हैं। इस तरह शाम को 6 बजे पहले वाले 150 पुलिस वाले गाड़ियों में भरकर फिर आते हैं और अपनी जगह संभाल लेते हैं। उन सब पुलिस वालों से इंस्पेक्टर चेतन नाडा काम ले रहा है। वो जगह नाडा के कंट्रोल में है, परंतु कल सुबह 6 बजे से मेरी ड्यूटी भी वहां लग रही है। तब नाडा के बराबर तो नहीं, पर मेरी वहां काफी चलेगी। वो 150 पुलिस वाले सख्ती से पहरा दे रहे हैं, देवराज चौहान ने कहा। वो किसी को खंडर की तरफ नहीं जाने देते। देव खंडर के आसपास पूरे जंगल में उन्होंने चौकस घेरा डाल रखा है। गार्ड ने सिर हिलाया। और खंडरों के भीतर क्या हाल है, मुझे सब बताओ। वहां नीचे जाने के लिए 1.5-1.5 फुट की 9 सीढ़ियां, यानी कि 13.5 फुट गहरा जाना पड़ता है। सीढ़ियां उतरते ही दाईं तरफ कमरों की कतारें शुरू हो जाती हैं। ये वही कमरे हैं जिनमें खजाना भरा पड़ा मिला। वो कमरे सामान्य कमरों से कुछ बड़े हैं, और पता चला कि आखिर के 3 कमरे तो और भी बड़े हैं, और उनमें ज्यादा दौलत भरी पड़ी है अन्य कमरों की अपेक्षा। सीढ़ियों से उतरकर कमरे के सामने से होते सीधे आगे बढ़ते जाओ तो कमरों की समाप्ति पर काफी बड़ा हॉल है, जहां मोटे मोटे पिलर खड़े हैं। वहां प्लास्टिक की तिरपाल बिछाकर खजाने को वहां डाला। हीरे पन्ने जवाहरातों को अलग अलग करके पेटियों में बंद किया जा रहा है। जैसे कि एक पेटी में हीरे तो दूसरी पेटी में पन्ने, तीसरी में जवाहरात तो चौथी में सोना। और उन पेटियों पर लिखा भी जा रहा है कि वो हीरों की पेटी है या पन्नों की। सारा काम बहुत ढंग से कर रहे हैं सरकारी लोग। अभी सिर्फ 2 कमरों की ही दौलत को पेटियों में पैक किया जा सका है। कल सुबह तीसरे कमरे की दौलत को उस हॉल में ले जाया जाएगा और उसे पैक करने का काम शुरू होगा। मेरे ख्याल में पेटियों को सरकारी खजाने तक ले जाने में 15 दिन का वक्त और लगेगा। अगर सरकार पहले ही थोड़ा थोड़ा करके पैक पेटियों को ले जाने लगे तो बात जुदा है। 2 कमरों की दौलत को करीब 500 पेटियों में पैक किया गया। ऐसे में सब कमरों की से मिली दौलत को ऐसे में सब कमरों से मिली दौलत को वहां पेटियों में बंद करके रखा रहने दिया तो वो जगह भर जाएगी। तो तुम्हारा ख्याल है कि सरकार तैयार हो चुकी है पेटियों को थोड़ा थोड़ा करके खजाने तक पहुंचाने लगी? समझदारी तो इसी में है। वो पेटियां कितनी बड़ी हैं? 1.5 फुट चौड़ी, 2 फुट ऊंची। एक बड़े ट्रक में वैसी कितनी पेटियां आ सकती हैं? रोशन गार्डे चंद पल सोचकर कह उठा, मेरे ख्याल में 1000 या फिर ज्यादा से ज्यादा 1200। मतलब कि 4 कमरों की दौलत एक बड़े ट्रक में आ सकती है। हाँ, पर तुम क्या सोच? मैं कुछ नहीं सोच रहा। अभी जो इन बातों को अपने दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। भीतर की सुरक्षा इंतजामों के बारे में बताओ। बाहर की तरह भीतर भी सुरक्षा के इंतजाम तगड़े हैं। खंडरों में जहां से नीचे उतरना है वहां 3 पुलिस वाले इधर उधर डटे पहरा देते हैं, और 2 पुलिस वाले भीतर जाने के रास्ते के मुहाने पर खड़े हैं। वो सिर्फ उन्हें ही भीतर जाने देते हैं जिनके बारे में इंस्पेक्टर चेतन नाडा ने उन्हें कह रखा है। नाडा ने वहां तगड़ा इंतजाम कर रखा है। इस बार वो बहुत ही सख्ती से अपने काम में पेश आ रहा है। भीतर सीढ़ियां उतरने के बाद उस हॉल तक जाने का रास्ते के करीब 10 हथियारबंद पुलिस वाले वो यहाँ वहां खड़े रहते हैं। उनके सामने ही 9 खजान उनके सामने ही वो 9 कमरे खजानों से भरे पड़े हैं। जिन 2 कमरों का खजाना निकाल लिया गया है उन कमरों के दरवाजे खुले हैं, परंतु बाकी कमरों के दरवाजों पर नए ताले लगा दिए गए हैं। एक दरवाजे की कुंडी ताला तोड़ने के दौरान टूट गई होगी, वहां पर नई कुंडी लगा दी गई है। इसके अलावा वहां पर और आगे के उस हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि वहां मौजूद लोगों की हरकतों को नोट किया जाए कि कहीं किसी ने हीरा पन्ना चौरा चुरा तो नहीं लिया। मैंने अभी देखा नहीं कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। और भीतर का कोई आदमी बाहर भी आ जाएगा तो पुलिस वाले उसकी भरपूर तलाशी लेंगे। जरूरत पड़ने पर कपड़े भी उतरवाए जा सकते हैं। अगर कोई पुलिस वाला बाहर जाता है तो उसकी भी तलाशी पुलिस वाले लेते हैं। इस तलाशी से इंस्पेक्टर चेतन नाडा भी नहीं बचा है। वो भी जब बाहर जाता है तो बाहर प्रवेश द्वार पर खड़े पुलिस वाले उसकी तलाशी भी लेते हैं। कहकर गार्ड चुप हो गया। और मेरे ख्याल में मोटे तौर पर तो मैंने सब कुछ बता दिया है। देवराज चौहान ने कश लिया और बोला, तुम्हारी बातों में सबसे ज्यादा एक ही बात परेशान करने वाली है कि खजाने से भरी पैक होती पेटियों को अगर थोड़ा थोड़ा करके सरकार खजाने तक ले जाने लगी तो हमें काम में तेजी दिखानी होगी।
वो क्यों? दौलत वहां से निकलनी शुरू हो गई तो हमारे हाथ क्या लगेगा? बहुत कुछ लगेगा, गाड़े ने सिर हिलाकर कहा। वहां 25,000 करोड़ से ज्यादा की दौलत है। अगर 5, 10, 15 हजार की करोड़ की दौलत सरकारी खजाने में पहुंच भी जाती है, तब भी हमारे लिए 10, 15 हजार करोड़ की दौलत वहां रहेगी, जो कि किसी खजाने से कम नहीं है। जितना माल हाथ आ जाए वही भला। कार चलाता जगमोहन कह उठा, अगर दौलत वहां से न निकले तो मजा तभी है। वो तो है, परंतु हमें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। गाड़े समझाने वाले स्वर में बोला, तुम्हारी ड्यूटी खंडरों में है? देवराज चौहान ने पूछा। कल सुबह 6 बजे से। तुम हमारे कितने काम आ सकते हो? ये पूछने की क्या जरूरत है? इस मामले में मैं अपनी हिम्मत से कहीं ज्यादा तुम्हारे काम आऊंगा। गाड़े ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा, ये मुझे पहला और आखिरी मौका मिल रहा है दौलत समेटने का। इस मौके का फायदा उठाऊंगा। तुम जानते हो कि इस काम के बाद तुम्हारी नौकरी छिन सकती है। देवराज चांद मुस्कुराया। वो खजाना हाथ आ जाए तो नौकरी की परवाह किसे है? जिंदगी का मकसद तो नोट इकट्ठे करना है, और ये जो वर्दी पहनी है उसका कोई मकसद नहीं। देवराज चांद का स्वर शांत था। जितनी जनता सेवा हो जाती है वो बहुत है। अब ये बताओ, अगर हम कामयाब रहे तो दौलत कैसे बांटी जाएगी? कार चलाता जगमोहन फौरन कह उठा, 3 हिस्से होंगे। तीसरा कौन? तुम, देवराज चौहान और मैं। ये क्या बात हुई? तुम और देवराज चौहान तो एक ही हो, फिर 2 हिस्से क्यों होंगे? हम एक नहीं है। ये अलग बंगले में रहता है, मैं अलग बंगले में। हम अपना अपना खाना बनाते हैं। तो एक बंगले में रहना शुरू कर दो। गाड़े ने नाराजगी से कहा। हिस्से 2 होंगे, एक मेरा, दूसरा तुम्हारा। लेकिन, जगमोहन ने कहना चाहा, ये मत भूलो कि इस काम में हम लोगों की बराबर मेहनत है। तुम लोग योजना बनाकर उस पर काम करोगे तो मैं भीतर रहकर तुम लोगों की योजना को आगे बढ़ाऊंगा। मेरी नौकरी तो खतरे में पड़ी। शायद फंस भी जाऊं। हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, और मामला 2 हिस्सों में तय होना चाहिए। रोशन गार्डे ने गंभीर स्वर में कहा। निश्चिंत रहो, हिस्से 2 ही होंगे। देवराज चौहान बोला। हेरा फेरी तो नहीं होगी? मेरे होते बंटवारे में कोई गड़बड़ नहीं होगी, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन रास्ता अभी बहुत लंबा है। 200-250 लोगों के बीच में से खजाने जैसी दौलत को ले जाना आसान नहीं है। फिर वो काम कैसे होगा, ये तुमने सोचना है देवराज चौहान? मैं ही सोचूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, हम सफल होंगे? गाड़े एकाएक बेचैन हो उठा। ये तो योजना पर निर्भर है कि वो क्या बनती है। मैं तुमसे कल मिलूंगा। शायद तब तक कुछ सोच चुका हूं। कल फोन करूंगा। परंतु कल से तो हर वक्त मेरी ड्यूटी वहां। मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, हम वहीं पास के जंगल में मिल लेंगे। ये ठीक रहेगा। तुम्हारे साथ चेतन नाड़ा भी वहां मौजूद रहेगा? वो भी होगा, परंतु वो कहीं जाना चाहेगा तो जा भी सकेगा। उसने मुझे तभी साथ लिया है कि उसकी गैर मौजूदगी में मैं वहां सुरक्षा पर इंतजामों पर नजर रखूं। कल मैं वहां के हालातों के बारे में और भी ज्यादा बता सकूंगा। वहां नजरें खुली रखना और काम की बातें जानने की चेष्टा करना, देवराज चौहान ने कहा। रोशन गाड़े ने सिर हिला दिया। जगमोहन, इसे पुलिस स्टेशन के सामने उतार दो। 5 मिनट में लो, जगमोहन ने कहा। कल कहीं तुम ये मत कह देना कि ये काम मेरे से नहीं होगा। मेरा तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये काम कर लोगे। आखिर तुम माने हुए डकैती मास्टर हो और ऐसी ऐसी डकैतियां डाल चुके हो जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तुम जरूर कोई रास्ता निकाल लोगे। तुम्हें निकालना ही होगा। ये बड़ी दौलत का मामला है, खजाना है। बाई गॉड, मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी वो दौलत देखकर। कितने खूबसूरत नगीने, मोती, हीरे, पन्ने। ओह, हे भगवान। चलिए दोस्तों, तो कहानी को यहीं रोकते हैं फिलहाल, क्योंकि कहानी इंटरेस्टिंग हो गई है। और एक पुलिस वाला भाई देवराज चौहान के साथ आ जुड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या स्कीम लड़ाएगा देवराज चौहान? कि मैं तो खुद यही सोच रहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि जब वहां से सामान उठा के ले जाया जा रहा हो, जब
तभी चोरी हो सकती है। उससे पहले तो चलो एक पेटी उठा लेगा कोई। अब 1.5 बाई 2 की पेटी और उसके अंदर मान लो सोना भरा हो तो उसके अंदर कम से कम 15-20 से 10 किलो तो आ ही जाएगा। 10 ना आए, 5 किलो ही आ जाए तो भी मान लो कितनी उठा सकता है एक आदमी, 4, 5, 6 उठा लेगा। ठीक है, इससे ज्यादा क्या उठाएगा? 30-40 किलो सोना उठा के भाग जाएगा। तो वहां पर तो अगर 2 कमरों की 500 पेटियां हैं तो 9 कमरों की कितनी होंगी? ठीक है, क्या स्कीम लगेगी? या तो सुरंग खोद कर, लेकिन सुरंग खोदने में टाइम ज्यादा जाएगा और मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई इतनी जबरदस्त, खैर देखते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी के अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट्स जरूर कीजिए, अपने विचार साझा कीजिए। बताइए आपको क्या लगता है, कहानी किस तरफ जाने वाली है, क्या योजना बनाएगा देवराज चौहान। मैं आपका दोस्त विक्रम, कहानी वार्ता चैनल पर आपको इस कहानी का अगला भाग जल्द ही पेश करूंगा। तब तक के लिए खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।